इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के इस लेक्चर नंबर 8 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर आर hollow conducting cylinder or hollow non-conducting cylinder. Consider a cylinder of radius capital R of infinite length having a uniform surface charge density sigma. Here we will determine the electric field inside, outside and surface of the cylinder. Case 1. Electric field inside the cylinder. To determine the electric field at distance small r is less than capital R, मतलब कि जो पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है वो सिलेंडर के अंदर है। We choose a cylindrical Gaussian surface of radius small r and length capital L with its axis along the axis of cylinder of radius r. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, यह एक सिलेंडर है जिसके इनसाइड यह एक सिलेंडर है जिसके इनसाइड हम लोग किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना चाहते हैं। मान लेते हैं वो पॉइंट स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो हम लोग स्मॉल r रेडियस का एक सिलेंडर लिया जाएगा जो कि डॉटेड लाइन से बनाया गया है, जिसको कि गासियन सरफेस बोला जाएगा। फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट इट हैज़ वन कर्व सरफेस। ये जो गासियन सरफेस है इसके पास एक कर्व सरफेस है और दो फ्लैट सरफेसेस हैं। तीनों फ्लैट सरफेस पे एक एरिया स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया जाएगा और देखा जा सकता है कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है कर्व सरफेस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है, यानी कि DS1 और E के बीच का एंगल 0 डिग्री है, जबकि DS2 और E तथा DS3 तथा E के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, जिसको कि यहाँ पर लिखा गया है DS1 पैरेलल टू E, DS2 इज़ परपेंडिकुलर टू E and DS3 इज़ परपेंडिकुलर टू E. सो ओनली कर्व सरफेस कंट्रीब्यूट्स द टोटल फ्लक्स। इसलिए जो पॉइंट P पर गासियन सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो केवल DS1 के वजह से होगी। टोटल फ्लक्स जो है वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा, तीनों सरफेसेस के निकलने वाली फ्लक्स के सम के इक्वल होगा। E और DS1 के बीच का एंगल 0 है, तो यहाँ पे cos 0, यहाँ पे E और DS2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 90 और इसी तरह यहाँ पे भी cos 90 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए ये वाला और ये वाले इंटीग्रल 0 हो जाएंगे। टोटल फ्लक्स जो होगा इंटीग्रल EdS1 होगा। E इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और DS1 जो कि कर्व सरफेस का एरिया बता रहा है जो कि 2πRL होता है एक सिलेंडर के लिए जिसका कि रेडियस R हो और लेंथ L हो। गास थ्योरम से हम जानते हैं कि गास थ्योरम इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे कोई भी चार्ज गासियन सरफेस के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया गया है, इसलिए फाई E जो होगा वो 0 होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर जो होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन यह केवल यह कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए होगा या फिर सॉलिड होगा तो कंडक्टिंग सिलेंडर के वजह से हो सकता है
केस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड सिलेंडर मान लेते हैं कि किसी पॉइंट यहाँ पर हम लोग इस सिलेंडर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, तो उस डिस्टेंस पर एक सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस लेंगे जिसका कि रेडियस r होगा, और सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे भी जो टोटल फ्लक्स होगा वो एक कर्व सरफेस और दो फ्लैट सरफेसेस के वजह से होगा। ये वाली फ्लैट सरफेस है, ये और ये फ्लैट सरफेसेस दो हो गई, और ये वाला कर्व सरफेस हो जाएगा। EDS2 और EDS3 जीरो हो जाएगा, जबकि EDS1 के बीच का E और DS1 के बीच का एंगल जो होगा वो cos 0 होगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए E जो कि कांस्टेंट है, DS1 की वैल्यू 2πRh होगा। यहाँ पर जो गासियन सरफेस की लेंथ ली गई है वो असल में h ली गई है, इसके पहले वाले केस में L लिया गया था। यूजिंग गास थ्योरम हम जानते हैं Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो Q अपॉन A होता है। A क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस का एरिया, और कर्व सरफेस का एरिया सिलेंडर के लिए होता है 2πRh, जहाँ R रेडियस होगा और h हाइट होगी। यहाँ पे कैपिटल R इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो चार्ज है वो केवल अंदर वाले सिलेंडर पर है, न कि गासियन सरफेस पे है। फ्रॉम 3 and 2 हम लोग देख सकते हैं, ये दोनों फाई ई जो होगा, यहाँ पे Q इनसाइड की वैल्यू जो ये है वो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, तो टोटल हम लोग को इक्वेशन 4 मिल जाएगा। इक्वेशन 1 और 4 से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। ये इक्वेशन है 1E × 2πRh, और ये रहा इक्वेशन 4। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं E × 2πRh सिग्मा 2π कैपिटल RH अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जब इधर जाएगा तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R कांस्टेंट है, केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटसाइड द सिलेंडर वो 1/r पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस के केस में केवल यही करेंगे कि सरफेस के केस में जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में जहाँ स्मॉल r है, इस इक्वेशन में जहाँ स्मॉल r है, ये वाली स्मॉल r, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल R की वैल्यू रख देंगे, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस पता लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इसके ऊपर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे वो सॉलिड थी लेकिन कंडक्टिंग थी, ये सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। कंसीडर ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब यह है कि जो चार्ज है, जब किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज दिया जाता है तो वो उसके बल्क में भी चार्ज रहती है, जबकि जो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होता है, जब उसको कोई चार्ज दिया जाता है तो सारे चार्ज सरफेस की तरफ रिसाइड करते हैं, यानी सभी चार्ज सरफेस पे आ जाते हैं। एंड इनफाइनाइट लेंथ, मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, एंड हैविंग ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चूँकि कि सॉलिड है तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिया जाएगा, क्योंकि जो चार्ज है वो वॉल्यूम में भी है। Here we will determine the electric field inside, outside and surface of the cylinder, जिसके जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले टॉपिक में किया। केस 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर हम लोग देखेंगे। टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r इज लेस देन r, वी चूज अ सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड लेंथ l with its axis along the axis of solid cylinder। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे
3 सरफेसेस यहाँ पे भी होगा, 2 फ्लैट सरफेसेस होगा, और एक ये वाला कर्व सरफेस होगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ें फॉलो की जाएंगी। DS1 जो होगा वो पैरेलल होगा ई के, DS2 परपेंडिकुलर होगा ई के, और DS3 भी परपेंडिकुलर होगा ई के। तो जो ई और S2 और S3 जो सरफेसेस हैं, S2 और S3 जो सरफेसेस हैं, इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। केवल इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले इंटीग्रेशन के कारण फ्लक्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो E और DS1 के बीच का एंगल 0 है, तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, और E जो है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया जाएगा। DS1 जो कि कर्व सरफेस का एरिया बताता है, जो कि एक सिलेंडर के लिए 2πRL होगा, जिसका कि रेडियस R है और लेंथ L है, या हाइट कह लीजिए आप। गॉस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि फाई E इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है क्यू इन अपॉन वॉल्यूम होता है, और एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr² होता है। तो क्यू इन यहाँ पे सिंपली रो इंटू πr² हो जाएगा, जैसा कि इक्वेशन 3 में दिखाया गया है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हम देख सकते हैं कि जो ये क्यू इनसाइड की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दी जाएगी, तो हम लोग को इक्वेशन 4 मिल जाएगा, ये वाला इक्वेशन। हम गॉस थ्योरम से जानते हैं इक्वेशन 1 में, जो कि हम लोगों ने अभी देखा, ये वाला, कि फाई ई की जो वैल्यू है वो E इंटू 2πRL है, और ये भी एक फाई ई की वैल्यू है, तो दोनों इक्वल होंगे, जहाँ के दोनों को इक्वेट किया जाएगा। यहाँ से इसको यहाँ भेज दिया गया है, 2π, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R यहाँ पे कैंसिल हो। सिंपली जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो πr अपान 2πε0 मिलेगा। यहाँ पे देखा जा सकता है कि रो 2 और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल स्मॉल r पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर के केस में सेम, यहाँ पे भी सेम फॉलो किया जाएगा। 2 फ्लैट सरफेसेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। गॉसियन सरफेस की बात की जाए तो एक ये फ्लैट सरफेस है और एक ये फ्लैट सरफेस है, ये वाला कर्व सरफेस है। तो फ्लैट सरफेसेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी, केवल कर्व सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो कि ये है, ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस, कर्व सरफेस का जो एरिया होगा वो 2πRH होगा, जहाँ H गॉसियन सरफेस का हाइट है, या फिर लेंथ कह सकते हैं। यूजिंग गॉस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि फाई E इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट। रो की वैल्यू हम लोग ये हो सकता है क्यू इनसाइड अपॉन πr²H, इसलिए क्यू इनसाइड इक्वल टू रो इंटू πr²H। इस क्यू इन की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन 2 में, तो हम लोग को ये वाली वैल्यू, ये वाली इक्वेशन हम लोग को मिलेगी। क्यू इनसाइड हम लोग गॉस थ्योरम से जानते हैं कि फाई E जो होता है वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू इनसाइड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि यहाँ पे लिखा गया है, और रो इंटू πr²H। फाई ई की वैल्यू जो होगी वो E इंटू 2πRH होगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है फाई E की वैल्यू। यहाँ से जब आप इक्वेट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो इक्वेशन मिलेगी आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, रो r² 2ε0r। और अगर सरफेस की बात की जाए तो इस स्मॉल r के जगह पे, क्योंकि सरफेस के केस में जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो सिलेंडर पर ही बन जाएगा,
यानी उस केस में जो स्मॉल आर होगा वो सिलेंडर के रेडियस के ही बराबर होगा। तो स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख देंगे, कैपिटल आर से एक आर कट जाएगा और सिंपली हम लोग को ये फार्मूला मिल जाएगा। थैंक यू।